Hello friends, welcome to our online YouTube classes. Today we will take some previous year questions for Indian polity from various UPSC examinations. For the first examination which we are taking is Central Armed Police Forces Assistant Commandant Examination. So let's begin. Very first question, which one of the following was the mandate of the Dhar Commission? धार कमीशन का मैंडेट क्या था, क्या इसका मोटो था? बेसिकली धार कमीशन was an language based or linguistic provinces commission under the chairmanship of S.K. Dhar. मोटो ये था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. अपॉइंट हुई थी ये लगभग अराउंड इन अप्रैल 1948 एंड इसने रिपोर्ट सबमिट करी दिसंबर 1948. इस कमीशन में इसके चेयरमैन थे S.K. धार. सो इसका आंसर तो साफ सेकंड है, टू रिकमेंड वेदर द स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और नॉट. एंड इसने जब दिसंबर 1948 में रिपोर्ट सबमिट करी तो उसमें इसने कहा द पॉइंट्स विच आर लेड डाउन दैट रिपोर्ट, सो दैट वेयर फर्स्ट कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन ऑन लिंग्विस्टिक. मतलब इसने लिंग्विस्टिक के लिए लैंग्वेज बेस पे जो फैक्टर माना था उसको कंप्लीट कैंसिल करा, डिनाई करा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करने के लिए कहा इस रिपोर्ट में. जस्ट इस रिपोर्ट के बाद में जब ये रिपोर्ट आई तो कॉन्ट्ररी, क्योंकि कई लोग चाह रहे थे कि लैंग्वेज बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हो, तो इसीलिए एक और कमेटी बनी JVP 1948 दिसंबर इटसेल्फ. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारामैया. इस कमेटी ने अप्रैल 1949 के अराउंड इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी एंड इसने कहा कि लैंग्वेज बेस पे अगेन इसने डिनाई किया कि लैंग्वेज बेस पे वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कैन बी डन, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस विल बी देयर. इसने कंप्लीट डिनाई कर दिया. लेकिन इसके बाद भी इन अराउंड 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was forced to make first linguistic on the basis of linguistic factor first state, that was Andhra Pradesh. Indian government was forced to make this. The first state which came as a linguistic factor was Andhra Pradesh. Okay, so this was for the linguistic commission. Dhar commission June, I think in June 1948 it was appointed. दिसंबर 1948 में रिपोर्ट सबमिट करी. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को इसने ज़्यादा तवज्जो दी एज़ कम्पेयर टू द लिंग्विस्टिक फैक्टर. लिंग्विस्टिक फैक्टर को कंप्लीट डिसऑनर किया. देन दिसंबर में JVP कमेटी आई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया. एंड दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट सबमिट करी. दिसंबर 1948 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया. 1949 अप्रैल में इसने रिपोर्ट सबमिट करी एंड उस रिपोर्ट में बोला कि इसने भी लैंग्वेज एज ए फैक्टर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट डिसऑनर किया. नाउ द नेक्स्ट, अगला जो इसमें ऑप्शन दे रखा है दैट इज C, टू स्टडी द सेंट्रल स्टेट रिलेशन. देखो इस कमीशन से रिलेटेड सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो कमीशन बने थे ना, वो कमिटीज़ बनी थी, वो 3 थी. इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, राजमन्नर कमेटी, सारकैया कमीशन and Punchi Commission. Rajmannar was appointed by the Andhra Pradesh government. It was appointed by the Union government, again by the Union government. Okay, around in 1969 and this was in 1983.
and in 2007. So next question. Next question है, government of which one of the following states has appointed the Rajmannar committee to study the center state relations? हमने पीछे ही करा था अभी ये सवाल इस टाइप का पढ़ा था कि राजमन्नर कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. Okay, Rajmannar committee, then Sarkaria commission, then Punche commission, apparently 1969, 1983, 2007. बेसिकली इनका मोटो यही था रिव्यू करने का कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसमें जो वर्किंग है वो सही है कि नहीं है, उसमें कौन से अडाप्टिव चेंजेस करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ. देखो गोरवाड़ा जो कमेटी थी उसने तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे, फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. कृपलानी कमेटी बेसिकली ये फंडामेंटल राइट अहेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी. एंड फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो अलग है ये. एंड संतनम कमेटी ये कमेटी थी जिसकी सिफारिश पे CVC एंड CBI वे फॉर्म्ड, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the correct sequence of different stages of a budget has to go through in the parliament? तो बेसिकली बजट जो है, बजट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, इसकी जगह लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS. इसको आर्टिकल 112 में डिस्क्राइब किया गया है. बेसिकली इट्स अ बजट 112 में बताया गया है. एंड पार्लियामेंट में बजट रखने की या जो प्रोसेस है, देयर आर 6 डिफरेंट स्टेप्स. पहला आता है प्रेजेंटेशन, दूसरा आता है डिस्कशन, तीसरा आता है स्क्रूटनी, फोर्थ है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, बेसिकली आई कैन से वोटिंग. फिफ्थ आता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, एंड लास्ट सिक्स्थ है फाइनेंस बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल. ठीक है, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल. अप्रोप्रिएशन बिल मतलब कि बजट के अंदर अगर कुछ भी अमाउंट रखा जाता है तो जनरली वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल जाता है. मतलब जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालेंगे तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए पार्लियामेंट से एक पूरा अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना पड़ता है. एंड देन लास्ट में फाइनेंस बिल विच इज़ ऑल नोन. सो आंसर विल बी 1, 2, 4, 3. This is first, second, 4 and 3. Okay. Now कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसके थ्रू हम लोन ये बजट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं. देयर आर 3 फंड्स इन इंडिया, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, एंड लास्ट में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया CF. ये दोनों तो आर्टिकल 266 में डिस्क्राइब्ड है और ये 267 में. ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब इसके अंदर जनरली वो फंड होता है जो all revenues, all loans or any receipt maximum are credited and debited from this amount. This one, consolidated fund of India. Public accounts of India 266. इसमें other funds other than CFI, the consolidated fund like provident fund, okay, deposits, saving bank deposits,
then judicial deposits. So these deposits are included in the public accounts of India. Now the last one is contingency fund of India, described in article 267. कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मतलब कि अगर कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए या अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है, तो ये चाहे जब इस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो इसके पास पावर किसका होता है? CFI, सॉरी प्रेसिडेंट के पास में। किस में से? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से रुपए निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following had created the office of the Secretary of State for India? सबसे पहला एक्ट दे रखा है काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखो इस एक्ट में तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी वो ये थी कि पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ था। एंड सेकेंड, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया था। लोकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया था। तो उसके लिए 3 लोग जो चुने गए थे वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1850, इसको लास्ट में देखेंगे। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट शुरू हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इसमें शुरू किया गया। दूसरा, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस की एंट्री करना शुरू किया। तो द फर्स्ट पर्सन टू गेट एंटर्ड इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। Satyendranath Tagore was the first civil servant of India. This to be also known. Then last, this one, Montague Chelmsford. So Lord Minto is known as the father of communal electorate. इसमें इन्होंने क्या करा, कम्युनल इलेक्टोरेट को और बढ़ाया। जहाँ यहाँ पे मुस्लिम्स को दिया था मॉडल मिंटो में, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने एंग्लो इंडियंस, सिख्स, यूरोपियंस एट्सेट्रा इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट में रखा अलग अलग। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि बाइकैमरलिज्म शुरू हुआ था। बाइकैमरलिज्म, अपर लोकसभा एंड राज्यसभा, यू कैन से काउंसिल ऑफ स्टेट एंड दिस वन। Bicameralism in the union started, and CPSC, Central Public Service Commission, which was established and completed in 1926, was established through this reform. Okay, and then finally this one, Government of India Act of 1858. 1858 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो थी सबसे पहले ऑफकोर्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट and Viceroy were the heads. Secretary of State complete administration, or to help him 15-member Council of India. 15-member Council of India was proposed for to help Secretary of State, and BOC and COD जो earlier 1784 एंड 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, द ड्यूअल गवर्नमेंट, ये इस एक्ट में अबॉलिश कर दिए गए 1858। सो आंसर इज दिस वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? Minorities can establish and administer educational institutions of their choice. Yes, that is correct. ये आर्टिकल 30 में डायरेक्टली लिखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन। Only linguistic, ethnic and religious minorities find mention under Article 30. No, ethnic word has not been provided. In fact, ethnic people are not. It's only linguistic and religious.
every religious denomination has unfettered right to establish and maintain institutions for religious and charitable. No, minorities का rights है. An educational institution established by a religious minority loses its minority status on receiving financial aid from the government. This is also correct. No, wrong. So there is only one correct answer, 30. So there are few important articles related to it. Like there are 29 and 30. These are right of minorities. In the same way, there are few rights which are applicable to only Indian citizens. 15, 16, 19, 29 and 30. Discrimination on the basis of religion, caste, gender or place of birth. Then 16, equality of public opportunity. Equality of opportunity in public employment, सब बराबर है. 19, freedom of speech एक तरीके से. And 29 and 30, right of minorities. तो ये जो आर्टिकल्स है ये ओनली इंडियन सिटीजन्स को एप्लीकेबल है. ओनली इंडियन सिटीजन्स, दिस टू बी नोटेड. फॉरेनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट. Who among the following are entitled to get the benefits of equality before the law and the law protection of the laws as enshrined under Article 14 of the Constitution? Basically, Article 14 says that equality before law. Before law, ठीक है. तो आर्टिकल 14 ये कह रहा है ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, यस एप्लीकेबल है. ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, नो. इंडियन सिटीजन्स यही होता तो अब तक तो विजय माल्या आ चुका होता. फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉरेनर्स लिविंग विद इन द, यस इट्स करेक्ट. जो इंडियन टेरिटरी में है यही कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ द पर्सन आर रिसाइडिंग इन इंडियन टेरिटरी. ऑल सिटीजन्स born in India, that doesn't mean that they are presently living in India or not. They may be an NRI, they may be foreigners. So it's also wrong. There is only 1 in 3. Okay, 15, 16, 19. Next question. Which of the following statements is or are correct? Article 15 of the Constitution of India is available to both citizens of India and the foreigners. No. अभी रिसेंट में आपने देखा था कि जो आर्टिकल्स है ये 15, 16, ये सवाल पूछा गया है डायरेक्टली कि कौन कौन से आर्टिकल्स है जो डायरेक्टली एप्लीकेबल है ओनली इंडियन सिटीजन्स को, और इससे रिलेवेंट करता हुआ सवाल आ गया वापस. Article 15 of the Constitution of India is available to both citizens of India and the foreigners? No. Only Indians. इसको नहीं, foreigners नहीं. Article 16 of the Constitution of India is available to the citizens of India only? Yes, it's correct. Article 21 of the Constitution of India is available to both citizens of India and the foreigners alike within the territory of India. Yes, it's correct. ये टेरिटरी ऑफ इंडिया बोल दिया इसमें, यही है. तो 2 and 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट? देखो नेहरू रिपोर्ट क्या थी? 1928 में फरवरी एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी इंडियन डोमिनियन के हिसाब से, या कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन को फेवर करते हुए. तो इस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे. पहला पॉइंट तो ये था डोमिनियन स्टेटस. सेकेंड, यूनिटरी एंड इसी तरीके से इन्होंने बोला अडल्ट सफरेज के बारे में.
पर इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट कहीं भी नहीं बोला। सेपरेट इलेक्टोरेट कौन सा आएगा? सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया तो फिर से वही कंट्री डिवाइडेड है। तो ये 3 सही है। डोमिनेंट स्टेटस सही है। यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर वो चाहते थे, एंड जनरल सफरेज वाज आल्सो नॉन, बट सेपरेट इलेक्टोरेट इज नॉन। Who among the following leader is associated with the concept of party-less democracy? Now the first person जो इससे associated था वो था जयप्रकाश नारायण, JP नारायण. So it should be known. Next. Which one of the following judgments declared that the Parliament has no power to amend any of the provisions of Part 3 of the Constitution of India? कि पार्लियामेंट के पास में कोई पावर नहीं है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वो अमेंड कर सके। पार्ट 3 आर फंडामेंटल राइट्स। तो केशवानंद भारती केस था तो उसमें ये बोला गया, इसके में 1973 ये बोला गया कि DPSPs आर सुपीरियर देन फंडामेंटल राइट्स। सुपीरियर देन फंडामेंटल राइट्स, सीधी बात नहीं हुई है, मतलब डायरेक्टली ये नहीं बोला गया कि अमेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते। गोलकनाथ केस में बात नहीं है। चंपाकम दोराई राजन केस, इसमें ये रहा था कि DPSPs जो है सब्सिडरी होगी फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट सुपीरियर देन DPSP एंड FR कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड। इसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो। नाउ ओके, मिनर्वा मिल्स, इसमें भी ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो, कैन बी अमेंडेड, बट ओनली केस वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ये बोला गया कि FR कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP। ये एक इकलौता केस था जिसमें ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, नॉट बी अमेंडेड। द आंसर इज ऑप्शन बी। चारों केस देख लिया मैंने। Who among the following is empowered to establish interstate council under Article 263 of the Constitution of India? देखो 263 एंड 262 ये तो इंटरस्टेट काउंसिल है, ये है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट 263 सिमिलर है, क्योंकि मे भी पॉसिबल कि नेक्स्ट एग्जाम में 262 पे सवाल दे देगा। तो 263 के पास 263 में तो पावर पूरी प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट फ्यू पर्सन फॉर दैट इंटरस्टेट काउंसिल। 262 में जो कंप्लीट पावर दे रखी है वो दे रखी है पार्लियामेंट को। एंड इसमें भी बोला गया है कि इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, जैसे गोदावरी का आज बना हुआ है, कृष्णा का बना हुआ है, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। एंड इसमें ये बोला गया 262 में कि सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इज नॉट लिएबल फॉर एनी जजमेंट रिगार्डिंग दिस, एनी जजमेंट। इसका जो एग्जीक्यूशन है वो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। सो इन 263 इट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which one of the following cases in Supreme Court of India dealt with the issue of criminal among the backward classes? K.M. Nanavati versus State of Bombay, ये तो famous Rustam movie. K.M. Nanavati was the naval commander and he was charged of killing his wife's lover. So that's why Rustam movie was based on this case, famous case. Sajjan Singh versus State of Punjab. Actually, this was a very different case. Prevention of Corruption Act was considered as first information report. So it relates to Prevention of Corruption Act. Madhulimai versus Vedmurthy. This was applicable for Section 144. कि सेक्शन 144 में क्या क्या और बदलाव हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 144. एंड लास्ट वन वाज इंदिरा सोने एंड यूनियन ऑफ इंडिया.
यस, इसमें ये बोला गया था कि 50% का थ्रेशोल्ड लगा दिया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें क्रीमी लेयर को कम्प्लीटली हटा दो, इसमें ये बोला गया, जजमेंट में ये बोला गया था। इट्स आंसर इज इंदिरा स्वाने। The ninth schedule was added to the Constitution of India by the 14th Amendment, First Amendment, 93rd, 99। देखो नाइन्थ शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताता है, कंप्लीट लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल वॉज इनेक्टेड थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, दैट शुड बी नोन। फिर 14th अमेंडमेंट में हमने क्या करा, पुडुचेरी को इंडियन यूनियन में ऐड किया। एंड बाकी जो यूनियन टेरिटरीज थी उस टाइम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा एंड मैनी अदर्स, इनके लिए लेजिस्लेचर बनाया गया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में रिजर्वेशन SC ST OBC का रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल्स में भी करा गया। 93rd 2005 प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्वेशन किया गया। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे स्कूल में गवर्नमेंट की एड जा रही हो उसी में ही रिजर्वेशन हो। बोला ये गया कि एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ टू परफॉर्म सच राइट्स। तो रिजर्वेशन SC और ST और OBC का इससे बनाया गया स्कूल्स में। एंड द लास्ट 99th से हमने एक कमीशन बनाया, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इस कमीशन का काम था अपॉइंटमेंट्स ऑफ जज एंड ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन ऑफ जजेस इन द इंडियन यूनियन। NJAC का काम था। सो 9th शेड्यूल हमने कौन सा अमेंडमेंट से दिया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था लास्ट सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड विल सी विद द नेक्स्ट I think UPSC CDS examination. Thank you.